गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहाँ थे हम लास्ट लेक्चर में? यही था ना, 3 और मल्टी कॉलम कैश बुक। We started with preliminary part of accounting, wherein we are revising the basics of accounting, fundamentals of accounting. We understood what exactly accounting is as per definition of AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountants. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting financial transactions and events in a systematic manner. We account for financial transactions and events. ट्रांजैक्शन मीन्स एनी काइंड ऑफ गिव एंड टेक, किसी भी तरीके का लेन देन जो होता है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. बट व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी और मनी इज वर्थ, इट बिकम्स फाइनेंशियल, बिजनेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो भी नाम दो आप. सो वी डू अकाउंटिंग, we account for only and only such transactions which involve money or money's worth. We do not account for transactions wherein no monetary valuation is done or no money is involved. Like if you just make some inquiry and you get some answer for which you are not paying anything, why will you account for that? But if you are paying or if you have agreed to pay for that, it involves money or money is worth, and if it involves money or money is worth, we account for that. Then we spoke about events. Events are results of transactions, or events are a kind of happening. We account for events also. Like during the year I purchased goods worth rupees 10,000 and I sold goods worth rupees 8,000. 10,000 रुपए के गुड्स खरीदी किए, 8,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, तो ये तो ट्रांजेक्शंस हो गए. पर इसका नेट रिजल्ट ये है कि आई एम लेफ्ट विद अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया है, तो उसका भी तो हम अकाउंटिंग करते हैं. वो हो गया इवेंट. साल भर में मेरे खर्चे हुए 50,000 रुपए के और मेरे एक्सपेंसेस हुए 35,000 के, तो नेट प्रॉफिट 15,000 हुआ. तो ये नेट प्रॉफिट होना ये एक इवेंट है जिसको हम अकाउंट फॉर करते हैं. सो वी अकाउंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. हमने देखा कि जो डेफिनेशन है एआईसीपीए की, उसमें जो अलग अलग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग दिए हुए हैं, जैसे रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? राइटिंग द ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल्स. क्लासिफाइंग इज पोस्टिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर. देन what is summarizing? Then at the end of the year we close ledger accounts, find out the closing ledger balances, and those closing ledger balances are summarized in the form of trial balance. Then we analyze our financial performance and financial position by preparing financial statements, what you call as final accounts. Then those financial statements are interpreted by various users of financial statements. Users of financial statements are then categorized into two types: internal users and external users. Internal users are those who are from within the organization, and external are those who are from outside the organization. उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे. देन वी डिस्कस सर्टन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कन्वेंशनल ब्रांचेस 3 हमने डिस्कस किए, नॉन कन्वेंशनल और मॉडर्न ब्रांचेस 2 डिस्कस किए. कन्वेंशनल ब्रांचेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें अपना सब्जेक्ट जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वेयर इन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक का पार्ट अपने ब्रांच में कवर होता है जो अपना सब्जेक्ट है. कॉस्ट अकाउंटिंग हमने बात की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमने बात की. फिर जो मॉडर्न ब्रांचेस है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी कवर होता है, वो क्या रहते हैं, एक जनरल आइडिया हमने लिया. एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द प्राइमरी रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, प्राइमरी रिकॉर्ड्स, वी डिवाइडेड द ट्रांजैक्शंस इनटू 2 parts: cash transactions, non-cash transactions. Cash transactions means transactions involving either cash receipt or cash payment. ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश रिसीट हो या कैश पेमेंट हो वो कैश ट्रांजेक्शन है. जिसमें कैश रिसीट या कैश पेमेंट नहीं है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनिशियली फर्स्ट इन कैश बुक, whereas non-cash transactions are recorded in journals. कैश बुक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कैश बुक के फॉर्मेट्स अलग अलग है. देयर आर 4 different formats of cash book: single column cash book,
डबल कॉलम कैश बुक, मल्टी और 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. Single column cash book is usually used by small businesses where there are no bank transactions. जहां बैंक ट्रांजेक्शंस नहीं है वहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक फॉलो करते हैं हम लोग. और सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इन सिंगल कॉलम कैश बुक देयर इज सिंगल अमाउंट कॉलम, एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, एंड दैट सिंगल अमाउंट कॉलम विल रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस. क्यों, तो वहां पे बैंक के ट्रांजेक्शंस है ही नहीं, तो प्योर कैश के ट्रांजेक्शंस है, तो एक ही कॉलम बनाया जाता है. डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो जिसमें 2 कॉलम्स आएंगे अमाउंट के, एक होगा कैश का, एक होगा बैंक का. डबल कॉलम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू गेट टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंसेस सेपरेटली बिकॉज दे आर हैविंग सेपरेट कॉलम्स फॉर दैट. कैश का कॉलम अलग है, बैंक का अलग है, तो वहां पे तुमको सेपरेट बैलेंसेस मिल जाएंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी और वो ये था कि कैश कॉलम विल नेवर शो नेगेटिव बैलेंस, कैश कॉलम विल नेवर शो क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता कैश में कभी भी, बिकॉज कैश कैन नेवर बी नेगेटिव. कैश विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली, और कैश में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही आता है. अपन ने बहुत बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया था उस दिन लेक्चर में कि मेरे जेब में अगर 100 रुपए है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दे सकता हूं. हो सकता है कि मेरा कैश बैलेंस 0 हो जाए, कैश बैलेंस निगेटिव कभी नहीं हो सकता. मेरे जेब में 100 रुपए तो मैं 130 रुपए कहां से दूंगा ना. सो कैश बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. On the other hand, bank balance can be negative because in bank we get the facility of overdrawing your balance. Overdraft जो होता है उसमें मतलब ये होता है कि तुम्हारे बैलेंस से ज्यादा पेमेंट तुम वहां से कर सकते हो. So that is overdraft facility. And because of overdraft facility, bank column might show either debit or credit balance. दोनों भी बैलेंस उसमें पॉसिबल है. फिर हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का फर्क हमने समझा. ट्रेड डिस्काउंट इज कस्टमरी डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बल्क क्वांटिटीज परचेस्ड. जब आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो, लार्ज क्वांटिटीज में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप डिस्काउंट आपको एडिशनल मिलता है. उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. बेटा ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली अकाउंट फॉर नहीं करते. वी नेवर अकाउंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली इन द बुक्स बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज स्ट्रेट अवे डायरेक्टली रिड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू इटसेल्फ. कोई चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसी जब खरीदे थे क्लासरूम के लिए तो डायरेक्टली हमने डीलर के साथ डील किया था कि भाई नीचे के क्लासरूम में कुछ 8 एसी लगने वाले थे, ऊपर के क्लासरूम में 4 लगने वाले थे, तो 12 एसी लगने वाले हैं. तो 12 एसी लेंगे तो कितना क्या हमको डील देगा. तो नॉर्मल में समझो इस एक एसी का कॉस्ट 1.25 लाख रुपए था, तो उसने हमको डायरेक्टली 1,15,000 कर दिया. 10,000 रुपए उसने पर एसी कम कर दिए. अब रिकॉर्ड करते वक्त हम 1,15,000 में रिकॉर्ड करते नहीं है, तो 1.25 लाख का एसी है, 10,000 का डिस्काउंट है, ये रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तो हम रिकॉर्ड करते वक्त उसको 1,15 में रिकॉर्ड कर लेते, बिकॉज दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर अकाउंटेड सेपरेटली. ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी हम अकाउंट फॉर नहीं करते, क्यों, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में से ही कम होकर हम रिकॉर्ड करते हैं. रही बात कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश. अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट जो होता है उसके लिए अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा. अब जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए देने हैं, बट अगर मैं महीना भर पहले पे कर रहा हूं तो आपने बोला कि ठीक है सर 100 रुपए डिस्काउंट ले लो, 9,900 रुपए पे करो. तो मेरे बुक्स में तो पेएबल 10,000 दिख रहा था ना, और आपके भी बुक्स में मेरे से रिसीवेबल जो था वो 10,000 ही दिख रहा था ना, बट सेटलमेंट 9,900 में हो रहा है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. आपके लिए डिस्काउंट अलाउड रहेगा, मेरे लिए डिस्काउंट अर्न रहेगा. सो द डिस्काउंट विच वी अकाउंट फॉर इन द बुक्स इज कैश डिस्काउंट. हम हमेशा जो भी डिस्काउंट अकाउंट फॉर करते हैं बुक्स में, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है तो फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस आया रहेगा, डिस्काउंट अर्न क्रेडिट बैलेंस आया रहेगा. तो वो डिस्काउंट क्या था, तो वो कैश डिस्काउंट था. दैट इज नेवर ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट. तो वो कैश डिस्काउंट क्या होता है वो हमने देखा, और वो इसलिए समझा कि तो जो ट्रिपल या मल्टी कॉलम कैश बुक है, इस ट्रिपल या मल्टी कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम बनते हैं, जिसमें एक कॉलम कैश का है, एक कॉलम बैंक का है, और जो तीसरा कॉलम है दैट इज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉलम होता है. अब डेबिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम है वो रिसीट के साथ लिंक्ड है, तो जब हमको को पैसे मिलते हैं तो वी अलाउ द डिस्काउंट, एंड देयरफॉर डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम विल बी डिस्काउंट अलाउड कॉलम, एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड. पेमेंट साइड का जो डिस्काउंट का कॉलम है, जब हम पे करते हैं तो वी अर्न डिस्काउंट. हम किसी को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपने को डिस्काउंट देता है, तो वी आर अर्निंग दैट. सो क्रेडिट कॉलम विल बी डिस्काउंट अर्नड. सिंपल है, रट्टा मत मारो. डेबिट में आने वाला डिस्काउंट अलाउड इसलिए कि तो वो रिसीट के साथ है. अपने को पैसा मिल रहा है तो हम डिस्काउंट अर्न नहीं करते, अपन डिस्काउंट अलाउ करते हैं.
तो रिसीट के साथ आने वाला डिस्काउंट अलाउड, पेमेंट के साथ आने वाला डिस्काउंट अर्नड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, जो एंड में मैंने समझा कि लेक्चर वाइंड अप किया था उस दिन, वो ये था कि discount columns are never balanced. Cash and bank columns are balanced and closing balances are ascertained. कैश और बैंक का हम डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन करके क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं। कैश में तो समझो पॉजिटिव डेबिट बैलेंस ही आता है, बैंक में दोनों पॉसिबिलिटीज है, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, क्यों तो ओवरड्राफ्ट है। वैसे डिस्काउंट जो कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर नेवर बैलेंस्ड। डिस्काउंट कॉलम्स आर ऑलवेज टोटल्ड ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड की अपनी अपनी टोटल ली जाएगी, डेबिट की भी टोटल ली जाएगी, क्रेडिट की भी टोटल ली जाएगी। और फिर मैंने आपको समझाया कि जो डेबिट की टोटल है, वो डेबिट की टोटल इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मेंटेन्ड इन लेजर। और वैसे ही क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट अर्न का टोटल है, इट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अर्नड अकाउंट मेंटेन्ड इन लेजर। तो दीज डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस्ड, और उसमें का क्लोजिंग बैलेंस ऐसे ढूंढते ही नहीं है, कि तो दोनों अकाउंट ही अलग अलग है। डिस्काउंट अलाउड अलग, डिस्काउंट अर्नड अलग। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अर्नड इनकम है, उनको हम नेट आउट नहीं करेंगे, वी वोंट नेट इट आउट। जबकि कैश एंड बैंक बैलेंस नेट आउट करके क्लोजिंग बैलेंस आता है। यहां तक अपन पहुंचे थे शायद, राइट? बराबर ना? लिखा के दीजिए, ये बनाया था ना फॉर्मेट? यस। अब लिखो नीचे, write down what are contra transactions. What are contra transactions? क्या रहते कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस? एनी आइडिया? कॉमर्स वालों को तो आना ही चाहिए। क्या रहते कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस? कॉन्ट्रा एंट्री जो बोलते हैं अपन, क्या रहते हो दोनों में? मतलब वो एंट्री बता रहे आप मेरे को, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। Contra transactions are those transactions both the effects of which, debit as well as credit, are recorded in cash book only. ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों भी ट्रांजेक्शंस कैश बुक में ही पूरे किए जाते हैं, डेबिट भी कैश बुक में, क्रेडिट भी कैश बुक में, सच ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। उनको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। मतलब एक कॉलम के लिए रिसीट रहेगा तो एक कॉलम के लिए वो पेमेंट रहेगा, तो डेबिट इफेक्ट भी कैश बुक में ही आएगा, क्रेडिट इफेक्ट भी कैश बुक में ही आएगा, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। लिखो बेटा, एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, और ये सब बेसिक चीजें हैं। मतलब आपको लगेगा कि सर कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बेटा लिटरली आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में, इवन सीए बनने के बाद में जो इंटरव्यू होता है, उसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं और बच्चे आंसर नहीं दे पाते। अब जो साइंस के उनका मैं समझ सकता हूँ, बट जो कॉमर्स के उनको तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्रीज और ये आना ही चाहिए ना। और अब तो आपके पास वो पिछले 2-3 साल वाला एक्सक्यूज भी नहीं है। पिछले 2-3 साल वाला एक्सक्यूज मालूम है ना? कोविड। हाँ, कुछ भी हुआ बच्चों को पूछा, बोलते तो कोविड। अब तुम्हारा तो कोविड स्कूल में खत्म हो गया ना। तुम्हारा 11th कब हुआ? 2023 में ना, 22-23 में। 21-22 में कैसे बे? 22-23 में ना। अब 22-23 में तो कोविड था नहीं यार, तब तो कॉलेज प्रॉपरली हुआ है ना। अब तुम कोविड का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। लिखो, contra transactions are
those transactions are those transactions both the effects of which both the effects of which that is debit and credit that is debit and credit are recorded are recorded in cash book only, in cash book only. Full stop. Examples of such transactions are examples of such transactions are A, next line, A, cash deposited in bank, cash deposited in bank, जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक के लिए रिसीट होता है, जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक के लिए रिसीट होता है और कैश के लिए पेमेंट होता है, तो दोनों भी इफेक्ट कैश बुक में ही आएंगे ना. बैंक कॉलम में रिसीट बोल तो डेबिट इफेक्ट देंगे एंड कैश कॉलम में पेमेंट बोल तो क्रेडिट इफेक्ट देंगे, तो बोथ द इफेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड इन कैश बुक ओनली. डेबिट में भी इफेक्ट आएगा, क्रेडिट में भी इफेक्ट आएगा, तो वहीं की वहीं एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. बी, B, cash withdrawn from bank, cash withdrawn from bank. बैंक से कैश विड्रॉ की तो कैश में रिसीट होगा, तो कैश अपने पास आया बैंक से निकाल के और बैंक का पेमेंट रहेगा. अगेन बोथ द इफेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड इन कैश बुक. और एक ट्रांजैक्शन बेटा कॉन्ट्रा, ये दो के अलावा, ये दो तो मालूम रहते सबको, और एक है, एनी आइडिया? चेक डिसऑनर नहीं, चेक डिसऑनर की एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है. बोलो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा. लोन मतलब लोन लिया नहीं ना, फिर उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट. वेरी गुड, शी इज एब्सोल्युटली राइट. लिखो सी, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम one bank account from one bank account to another bank account. मतलब क्या,
एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, समझो जैसे मैंने उस दिन बोला कि मेरा अकाउंट एचडीएफसी में भी है, मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है, तो मैंने एचडीएफसी बैंक से पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए रिसीट होगा, तो कैश बुक में रिसीट साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कॉलम में एंट्री आएगी। एंड एचडीएफसी से पैसा ट्रांसफर किया तो एचडीएफसी के लिए वो पेमेंट रहेगा, तो एचडीएफसी के कॉलम में वो क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो वहां पे भी तो दोनों इफेक्ट्स कैश बुक में कंप्लीट हुए ना, तो ये हो गए कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट गाइज ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ये तुमको सब मालूम रहना बहुत जरूरी है बेटा। एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने पहले दिन लेक्चर में बोला था, और आज अब मैं पूरा वापस टाइम उस पर डालूंगा नहीं ज्यादा बोलने में, बट बेटा 11th-12th का माइंडसेट छोड़ना पड़ता। 11th-12th में क्या है ना, अपन एकदम वो स्टेरियो टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं, अपने को फिक्स टाइप में क्वेश्चंस आते, अपन वो टच करते। अब ऐसा नहीं चलेगा, प्रोफेशनल एग्जाम है यहाँ पे, और आईसीआई का कोई भरोसा नहीं। वो रिसेंट फाउंडेशन का रिजल्ट तुमको मालूम है, पिछला ये वाला नहीं, उसके पहले का कैसा डेंजर रिजल्ट लगाया, 13% रिजल्ट आया वो तो जहां पे नॉर्मल में 40% 35% रिजल्ट लगता है, डायरेक्ट 13% रिजल्ट लगाया आईसीआई ने। तो इट इज वेरी रिस्की, यू कांट टेक इट कैजुअली। हर चीज को तुमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके पहले भी बोला हूं, वापिस एक बार रिपीट करता हूं, माई नोटबुक शुड बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। हर चीज लिखा के देता हूं मैं, बट वो पढ़ेंगे तो फायदा है, नहीं तो ये इसका कोई यूज नहीं इतना सब करा के। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट फाउंडेशन में कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीजें। ये हो गया 11th में बोल के डायरेक्ट अगला टॉपिक स्टार्ट होता है पहले ही दिन। मैं फिर भी पहला टॉपिक है, मैं वापस से पूरा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बट ये सबका फायदा तभी है जब तुम पढ़ोगे। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या रहता है, ये कॉमर्स वालों को यार अब बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, ये तुमको पहले से मालूम रहना एक्सपेक्टेड है ना। चलो जो हो गया सो हो गया, अब अपन पीछे 2 साल पीछे जाके रिवर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज, बट एटलीस्ट इसके आगे जो है ना, रोज के रोज पढ़ो ये चीजें, रोज के रोज रिवीजन करो, नहीं तो इतनी मेहनत का कोई यूज नहीं होगा। तो तीन टाइप्स बोल तो तीन एग्जांपल्स दिए मैंने कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस के। कौन से? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एक काम करते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबके पास स्टडी मटेरियल है? कम टू पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। एंड में एक एग्जांपल है, लास्ट में। Following are the details of cash transactions of Mr. Tom for the month of June 2024. You are required to prepare multi-column cash book and ascertain closing balance cash and bank as on 30th June 2024, 1st June 2024, 3rd June 2024, 5th June 2024, 7 June 2024। ऐसे पूरे महीने के ट्रांजेक्शन दिए, क्या क्या किया है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश परचेसेस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स, कैश सेल्स, cash received from X in settlement of his account, goods purchased on credit from Y, salary paid by check, miscellaneous expenses paid in cash, sale of old newspapers, checks paid to Y, and his account is settled। अपने को मल्टी कॉलम कैश बुक बनाने का है फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। चलो लेट्स सॉल्व। लिखो, प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 11।
In the books of Mr. Tom, three oblique multi-column cash book, for the month of June 2024. Draw the format. हाफ पेज का फॉर्मेट बनाओ. मैंने एलएफ कॉलम इग्नोर किया है, बनाया नहीं है मैंने.
रेडी, करें स्टार्ट। Following are the details of cash transactions of Mr. Tom for the month of June 2024. You are required to prepare multi-column cash book and ascertain the closing balance cash and bank as on 30th June 2024. 1st June ओपनिंग बैलेंस, कुछ नहीं बोला तो बेटा पॉजिटिव बैलेंस ही होता है, कैश में तो सवाल ही नहीं आता, कैश में तो पॉजिटिव ही होता है, बैंक का कुछ नहीं बोला तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस। 1st June 24 डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू ओपनिंग बैलेंस, जो भी लिखो आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम 10,000, बैंक कॉलम 15,000, डिस्काउंट कॉलम डैश, डिस्काउंट में बैलेंस आ ही नहीं सकता कि तो डिस्काउंट का बैलेंसिंग होता ही नहीं है यहां पे। 3rd June कैश परचेसेस, पहले तो ये देखो कि ये कैश ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। कैश परचेसेस क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है, रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गो टू पेमेंट साइड, व्हाट इज द डेट? 3rd June, बाय परचेसेस, विच अकाउंट, विच कॉलम? कैश कॉलम, हाउ मच? 2000 का पेमेंट हुआ। On 5th of June, goods sold on credit to X rupees 3,000. Will you record it here? ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स क्रेडिट पे बेचे है, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा। कैश सेल्स आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। कैश सेल्स मतलब गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचे तो कैश रिसीट हुआ ना, तो रिसीट साइड में रिकॉर्ड होगा। 7th June टू सेल्स, कितना? 2000, कैश कॉलम। हो गया यहां तक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 जून को है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 2,900। एक मिनट, अब ये लिंक्ड है तुम्हारे वो 5th जून वाले क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ। 5th जून को गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स फॉर 3,000 रुपीज। एक्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे 3,000 रुपए में, बोल तो एक्स से 3,000 रुपए आने थे। अब आगे लिखा है 10th जून को कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,900। इसका मतलब यह होता है कि 2,900 रुपए उससे मिले और उसका अकाउंट सेटल हो गया। कितने रुपए आने थे? 3,000, आए कितने? 2,900, और उसके बाद अकाउंट सेटल हो गया बोल रहे। इसका मतलब 100 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वी अलाउड डिस्काउंट, क्यों तो अपने को पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे मिले तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो कितने रुपए मिले? 2,900, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 100, तो ऐसे 3,000 रुपए का सेटलमेंट है। तारीख क्या है? डेबिट साइड, रिसीट साइड 10th जून टू एक्स अकाउंट, कैश कॉलम 2,900, डिस्काउंट अलाउड कॉलम 100। समझा? 15th जून, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई, विल यू रिकॉर्ड इट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। सैलरी पेड बाय चेक, ये आएगा? यस, बैंक पेमेंट ये आएगा ना, एंट्री। सैलरी पेड बाय चेक, पेमेंट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट कैसे होगा रे? पेमेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्या? अरे ढोकला है, अरे पेमेंट कर रहे, पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैसे होगा? किसके पास ध्यान है रे?
मैं तो सारे टाई जो है वो ऐसे एकदम क्लीन करके ड्राई क्लीन करके रखा हूं, देना पड़ेगा तेरे को बोल के एक टाई उसमें की है, ले लेगा ना? क्या डिसाइड हुआ है, तेरी चॉइस का लेगा, देना है बोल के डिसाइड हुआ है ना? हाँ, मैं जो दूंगा। तेरा मन बदल सकता है ना? हाँ। ये नए बच्चों को बहुत सर जाता रहेगा, क्या बोल रहे सर है। वो अपने डॉन के साथ एक डील हुई है, मेरे पास टाई का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अब आजकल पहनना कम हो गया टाई, अदरवाइज मैं रेगुलर टाई पहन के आता था। तो क्या क्या बात हुई थी, अकाउंट्स का टॉपर इंडिया का? तो अच्छा, क्लास का, हाँ हाँ, अकाउंट्स का अगर क्लास का टॉपर हो गया, वो अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क ले आया, वो जो टाइम मांगेगा मेरे कलेक्शन में से वो मैं उसको दे दूंगा। यही बात है ना? ढोकड़े बैंक अकाउंट डेबिट बोल रहा। बाय सैलरी चेक पेमेंट है, कहां पे आएगा? बैंक कॉलम में 1000 रुपए। miscellaneous expenses paid in cash, again it is cash payment, 23 जून। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कैश में पे किए, कैश कॉलम 300। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इट इज रिसीट और पेमेंट? ऑब्वियसली रिसीट, रद्दी बेच दी, पुराने न्यूज़पेपर बेचे, रिसीट है, रिसीट साइड 25 जून। टू मिसलेनियस इनकम, ब्रैकेट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, कितना, कौन से कॉलम में लिखूं? कुछ बोला नहीं है, बट रद्दी बेची तो रद्दी वाला कैश ही देता, चेक नहीं देता हो। सो नहीं, अब आप कुछ बोल नहीं सकते भैया, आप जीपे वगैरह भी कर सकता हो आजकल तो। 29 जून, चेक पेड टू वाई 4800 एंड हिज अकाउंट इज सेटल्ड। नाउ दिस इज लिंक्ड विथ ट्रांजेक्शन ऑफ 15 जून, 15 जून का ट्रांजेक्शन देखो। वाई से गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हुए 5000 रुपए के, तो 5000 रुपए के क्रेडिट परचेस से बोलते हमने 5000 रुपए देने हैं वाई को, तो कितने का चेक दिया? 4800 का। हिज अकाउंट इज सेटल्ड बोल रहे, बोल तो 5000 रुपए देने थे, 4800 रुपए देके अकाउंट सेटल हो गया, मतलब क्या? 200 रुपए का डिस्काउंट अर्न हुआ। सो वी पेड 4800 एंड वी अर्न डिस्काउंट ऑफ 200। पेमेंट है, पेमेंट साइड। व्हाट इज द डेट? 29 जून। बाय वाई अकाउंट, चेक पेमेंट है ना, 4800, डिस्काउंट अर्न 200। हो गया? चलो कैश एंड बैंक पहले क्लोज करो, और कैश और बैंक अकाउंट कॉलम के क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढो, सिर्फ कैश और बैंक कॉलम के। By balance carried down, asterisk mark balancing figures in cash and bank columns. कैश का टोटल
15, बैंक का 15 ही है, 15। क्लोजिंग बैलेंसेस कैश में 12,000, 12,700, एंड बैंक 9,200। सबका आया। 3-4 बार पिछले 2-3 लेक्चर में बोल चुका हूं, जहां कहीं बैलेंसिंग फिगर लेते वहां पे आपको एस्टेरिस्क मार्क देना जरूरी है। बाद में समझ में आता है कि ये बैलेंसिंग फिगर था। डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस्ड। हर साइड का टोटल अपने अपने साइड पे लिख दो। डेबिट का टोटल 100, क्रेडिट का टोटल 200। लिखा? समझा ट्रिपल कॉलम कैश बुक सबको? नीचे लिखो नोट्स, नोट्स। नंबर 1, नंबर 1, टोटल ऑफ total of discount allowed column, total of discount allowed column of rupees 100, of rupees 100 will be transferred directly, will be transferred directly on the debit side of, on the debit side of discount allowed account maintained in ledger, maintained in ledger number 2, total of discount earned column, total of discount earned column of rupees 200 will be posted, will be posted directly will be posted directly on the credit side of, on the credit side of discount earned account, discount earned account maintained in ledger, maintained in ledger। लिखा? फुल स्टॉप। एनी प्रॉब्लम इन मल्टी कॉलम कैश बुक? तो हमने सिंगल कॉलम देखा, डबल कॉलम देखा, मल्टी कॉलम देखा। नाउ राइट डाउन पेटी कैश बुक।
बहुत यूनिक कंसेप्ट है पेटी कैश बुक का, वेरी लॉजिकल ऑल्सो। अब देखो अभी कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में क्या हो गया ना कि अब सॉफ्टवेयर इतने एडवांस आ गए, अब इन सब में मैनुअल रिकॉर्ड्स आते नहीं है, मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब मैनुअल सिस्टम था, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अपने पहले के जनरेशन के पास रिसोर्सेस की कमी थी, बट होशियार बहुत थे वो लोग। कम रिसोर्सेस में भी उन्होंने बहुत परफेक्ट स्मार्ट वर्क किया था। आज अपने को लगता है कि अपनी जनरेशन ही स्मार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। अपने पास सारे रिसोर्सेस है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत परफेक्ट सिस्टम्स डेवलप किए। ये पेटी कैश बुक का क्या कंसेप्ट है एग्जैक्टली, क्या रहता है ये पेटी कैश सिस्टम? क्या है ना कि बिजनेस जब छोटे स्केल पे हो रहा है, स्मॉल स्केल पे है, तो छोटे बिजनेस में छोटे स्केल पे छोटे वॉल्यूम में चीजें मैनेज करना वैसे आसान टास्क है। एकदम छोटे स्केल पे बिजनेस हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज है नहीं, रिटेल का बिजनेस है समझो, गांव के गांव में कोई आता है, कुछ तुम्हारे शॉप से खरीद के ले जाता है, एकदम बेसिक है बिजनेस, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अकेला बंदा भी पूरा मैनेज कर लेगा। अभी भी अगर अपन थोड़ा सा रूरल पार्ट में जाए तो छोटे छोटे से जो शॉप्स है वो आज भी छोटे स्केल पे ही चलते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम कुछ है नहीं उनका, मैनेज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होता है, जैसे जैसे हम बड़े वॉल्यूम में जाते हैं, थिंग्स बिकम बियॉन्ड कंट्रोल फॉर अ सिंगल पर्सन। अकेले इंसान की बस की बातें नहीं रहती है। मैं पार्टनरशिप में भी यही बात कहता हूं कि कितने भी इफिशिएंट आप रहो, आप कितने भी इफेक्टिवली काम करने वाले रहो, एक कंस्टेंट तो हर एक के पास है ही ना, और वो है कि हर एक के पास 24 घंटे ही है, एक सेकंड भी तो एक्स्ट्रा है नहीं ना। तो मैं अकेला कितना काम करूंगा, इसके ऊपर अल्टीमेटली लिमिट आएंगे ही ना। ठीक है, कंपैरेटिवली किसी और से थोड़ा ज्यादा कर लूंगा शायद, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि कंपैरेटिवली मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा, बट मेरे काम करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी तो रिस्ट्रिक्शन है ना, कितना कर पाएगा अकेला इंसान। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, काम को डेलीगेट करने आना चाहिए। अब ये डेलीगेशन में से ही पेटी कैश बुक का कंसेप्ट आया हुआ है कि बिजनेस है, बड़े स्केल पे हो रहा है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, तगड़ा बिजनेस है एकदम। अब वहां पे मेरे को बताओ, मेन कैशियर है, मेन कैशियर। अब मेन कैशियर को काम क्या होना चाहिए? मेन कैशियर का काम ये होना चाहिए कि जो हार्डकोर ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, हार्डकोर ट्रांजैक्शन, उस पर फोकस करे, या डे टू डे बेसिस पे जो छोटे छोटे से पेमेंट्स होते रहते हैं बिजनेस में से, उस पर फोकस करे। नेचुरली द आंसर विल बी जो हार्डकोर बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसी के ऊपर उसने फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं तुमको मैं। एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, अपने एकेडमी की। फाउंडेशन का एक एडमिशन हुआ तो 60,000 रुपए का रिसीट होता है, 60,000 रुपीज का, इंक्लूडिंग जीएसटी पकड़ के जो भी होता है, 55,000, 60,000, 61,340 कुछ अमाउंट आता है। तो एक रिसीट 60,000 का बनता है। ठीक है, अब एक्सपर्ट में से छोटे छोटे पेमेंट्स भी तो होते ही है ना। पेटी का मतलब ही स्मॉल, पेटीज मीनिंग इज स्मॉल, तो पेटी एक्सपेंसेस बोल तो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस, स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स। रेगुलर बेसिस पे छोटे 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 मोटे खर्चे होते ही रहते हैं हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल से कोई गेस्ट आए, कोई प्रोफेसर को भूख लग गई तो भाई उन्होंने चाय मंगाई, कॉफी मंगाई, कभी खाने के लिए कुछ नाश्ता मंगा लिया। स्टेशनरी का कुछ पेपर समझो खत्म हो गया, प्रिंटिंग का पेपर, तो जाके नीचे से स्टेशनरी के शॉप में से स्टेशनरी लेके आ गए। समझो कुछ हाइलाइटर्स चाहिए थे, कुछ नोट्स निकाल रहा है कोई और उसको हाइलाइटर चाहिए, तो भाई मैंने बोला स्टाफ को कि जाके हाइलाइटर लेके अलग अलग कलर के 2-3, वो लेके आता है। कुछ ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है स्टाफ को, तो भाई पेट्रोल भरा दिया गाड़ी में। जेरोक्स लेके आ गए, कुछ जेरोक्स अगर कराने हैं तो। अब समझो जैसे कल तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट हुआ मैथ्स का, तो एक प्रिंट निकला और वो प्रिंट के जाके जेरोक्स निकाल के आए, बराबर है। तो ये छोटे मोटे खर्चे तो ऐसे डेली बेसिस पे होते ही है ना। ऑन एन एवरेज एक 3-4 पेमेंट्स रोज के होते हैं, जिसका अमाउंट बहुत हुआ तो 200-300 रुपए का रहेगा। चलो 200 रुपए पकड़ते हैं अपने को, एवरेज रोज के 200 रुपए का पेमेंट ऑन एन एवरेज छोटे मोटे खर्चों का हो रहा है। बट ये छोटे मोटे जो खर्चे है, छोटे छोटे से पेटी एक्सपेंसेस, रोज के 4 है ना। अमाउंट भले ही 200 हो रही है बट रोज के 4 है। अब साल भर में समझो 300 वर्किंग डेज है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए 52 संडेज निकाल दो 365 दिन में से,
और ऊपर के 13 दिन बाकी छुट्टियां वगैरह निकाल दो, दिवाली विवाली सब मिला के सब, तो 300 डेज का समझो वर्किंग है अपना। अब 300 दिन एवरेज रोज के 4 बोला तो 1200 पेमेंट्स हो गए नहीं है, 1200 पेमेंट्स, एंड एक पेमेंट ऑन एन एवरेज 50 रुपए का, एक पेमेंट ऑन एन एवरेज 50 रुपए का, तो 1200 इंटू 50 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। अब देखो एक तरफ फाउंडेशन का एक एडमिशन, एक रिसीट 60,000 की, एंड दूसरी तरफ साल भर में मिला के 1200 वाउचर्स पेमेंट के, जिसका टोटल सब मिला के 60,000। अब मेरे को बोलो एज एन ओनर, बीइंग ओनर ऑफ एक्सपर्ट, मैंने किस पे फोकस करना चाहिए, वो 1200 वाउचर्स पे कि वो एक रिसीट पे? नेचुरली यार एक रिसीट पे ही फोकस करना चाहिए ना मैंने तो। इसका मतलब ये है कि इधर कुछ भी होने दो, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, बट माई फोकस शुड बी ऑन रिसीट्स। क्यों, तो मेन हार्डकोर ट्रांजेक्शन क्या है आज, रिसीट है। ये छोटे मोटे खर्चे में कभी कम ज्यादा कुछ गलती हो भी गई, फ्रॉड नहीं बोल रहा हूं मैं, गलती हो सकती है, कुछ मिस्टेक हो भी गया, एक आधा ट्रांजेक्शन डबल रिकॉर्ड हो गया या कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो ऐसा क्या इंपैक्ट आने वाला है? 50-100 रुपए का 200 रुपए का इंपैक्ट आएगा ना, ठीक है, वो भी ढूंढ लेंगे अपन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलतियां करो, बट माई फोकस शुड बी ऑन हार्डकोर ट्रांजेक्शंस। अब यही बात आती है कि यहां पे डेलीगेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर मैं ये छोटे छोटे इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहूंगा ना, ओनर बोल के एक्सपर्ट का, बेटा मैं क्लास में आके पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, दिन भर मुझे वहां ऑफिस में बैठ के रहना पड़ेगा। मैं अगर बोलूंगा कि मेरे साइन के बगैर ये 50 रुपए का पेमेंट भी नहीं हो सकता एक्सपर्ट में से, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। फिर मुझे क्लास में आके पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा फिर, अगर मैं इतने छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व रहूंगा तो भाई जैसे अपने स्टाफ को बोला हुआ है कि हर महीने की बिगिनिंग में तू एक 5,000 रुपए का पेटी कैश का अमाउंट तू तेरे पास निकाल लिया कर, बैंक में भरने के पहले के रिसीट। तो मैंने समझो फीस भरी, अब तुम अगर कैश में फीस भरते हो तो वो इमीडिएटली अपना नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट होता है, जो चेक से दिए वो तो डायरेक्ट बैंक में जाते पैसे। तो बोला हुआ है कि 1 तारीख को तो 5,000 रुपए बैंक में मत भरा कर, रिसीट में से 5,000 रुपए रख लिया कर पेटी कैश के, और क्या करना उसमें से छोटे छोटे पेमेंट जो होते हैं वो तू पेमेंट कर लिया कर, उसके लिए मेरे ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं हर वाउचर पे साइन करूं इसकी जरूरत नहीं है, तू तेरे बेसिस पे वो कर लिया कर। अभी कई बार ऐसे होता है कि कुछ एक आधी कॉर्ड खराब हो जाती है प्रोजेक्टर की, HDMI की कॉर्ड है वो खराब हो गई, अब वो जाके लेके आ जाता है यार, 500-600 रुपए लग जाते हैं। अब उसके लिए अगर वो मेरा ऑथोराइजेशन लेते बैठेगा और मैं ऑथोराइज किए बगैर पेमेंट करना नहीं बोलूंगा, तो काम टाइम पे होंगे भी नहीं, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो उसको अथॉरिटी दी हुई है तो कर लिया कर यार, कुछ बड़ा अमाउंट है तो इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये बड़ा अमाउंट लग रहा है सर और ये कर रहा हूं बोल के, अदरवाइज तू तेरे लेवल पे मैनेज कर लिया कर, बराबर वो मैनेज कर भी लेता है। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब बड़े बिजनेस में क्या होता है ना कि कैश डिपार्टमेंट जो रहता है जिसमें रिसीट्स आते, अब वहां पे मेन कैशियर की एक पोस्ट होती है, हु इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, मेन कैशियर। बट अभी मेन कैशियर को ही अगर आप बोलोगे कि आप पेटी कैश पेमेंट्स भी ये सब देखो, आपका ऑथोराइजेशन करो, आप उसके रिकॉर्ड रखो, मेन कैशियर फिर हार्डकोर ट्रांजेक्शन पे ध्यान नहीं दे पाएगा। हिज फोकस शुड बी ऑन हार्डकोर मेन ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, एंड ये जो छोटे छोटे से पेमेंट्स है, these small पेमेंट शुड बी गिवन टू his subordinate, his assistant, who will be called as petty cashier, जिसको बोला जाएगा पेटी कैशियर। तो भाई वो छोटे छोटे पेमेंट्स का केयर करे, वो देखे कि कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, बराबर है। अब पेटी कैशियर को पैसा कहां से आएगा, उसने पेमेंट करना है तो सिस्टम कुछ लगानी पड़ेगी ना, वो जो सिस्टम होती है उसको बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। अब ये पेटी कैश सिस्टम चलाने के 2 तरीके हैं, एक होता है सिंपल पेटी कैश सिस्टम और एक होता है इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम। इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड, सिंपल एंड इम्प्रेस्ड। क्या है सिंपल एंड इम्प्रेस्ड, लेट्स अंडरस्टैंड। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं अपन। लखोटिया जी मेन कैशियर है, तेरा फर्स्ट नेम भूल गया मैं, वेंकटेश मेन कैशियर है और मैं उनका असिस्टेंट सबऑर्डिनेट पेटी कैशियर हूं, ठीक है, बिजनेस में। और वेंकटेश सर एंड उनका असिस्टेंट सुशील, वेंकटेश सर मेन कैशियर है एंड सुशील पेटी कैशियर है। फिर वेंकटेश सर ने मेरे को बुलाया एक दिन, बोले तू मेरा असिस्टेंट है और तू पेटी कैशियर बोल के काम करेगा अभी, तो एक काम कर, ये 5,000 रुपए रख और जो भी छोटे छोटे से पेमेंट्स आएंगे
वो मैं नहीं करूंगा, तू ही कर और उसका रिकॉर्ड भी तू रख। उन्होंने मेरे को 5,000 रुपए दे दिए। फिर जो भी छोटे छोटे से पेमेंट्स बिजनेस में होते थे उन्होंने वो डाइवर्ट कर दिए मेरे पास। अब तुमने कोई छोटा सा पेमेंट्स किया बिजनेस के बिहाफ पे, तुम गए वेंकटेश्वर के पास, वेंकटेश्वर बोलते थे मैं बॉस है, मैं मेन कैशियर है, असिस्टेंट के पास जाओ पेटी कैशियर के पास और उससे पेमेंट ले लो। आप मेरे पास आए, छोटा सा पेमेंट था, मैंने कर दिया। अब ये 5,000 रुपए जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये चलता रहेगा। समझो 20-25 दिन बाद ये 5,000 रुपए खत्म हो गए, स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स खत्म हो गए। मैं जाऊंगा उनके पास मेन कैशियर के पास और मेन कैशियर को बोलूंगा सर ये आपने 5,000 रुपए दिए थे, ये उसके ये पेमेंट से ये हिसाब है, ये खत्म हो गए सर 5,000 रुपए। फिर वेंकटेश सर ने मुझे नेक्स्ट टाइम लेट से 4,000 रुपए दिए। फिर वो 4,000 रुपए में से मैं पेमेंट्स करता रहा। समझो वो 4,000 रुपए 15-20 दिन चल गए। फिर 4,000 रुपए खत्म हो गए, फिर मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने मेरे को 7,000 रुपए दिए। फिर वो 7,000 जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, फिर खत्म हो गए, फिर वापस गया, फिर उन्होंने मेरे को अगला एडवांस दिया एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेटी कैश सिस्टम, जहां पे अमाउंट ऑफ पेटी एडवांस एंड द पीरियड फॉर विच दैट एडवांस इज गिवन इज नॉट फिक्स्ड। एक एडॉक अमाउंट वो मेरे को दे रहे, एडॉक बोलते एक जनरल अमाउंट वो मेरे को दे रहे, वो अमाउंट जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, खत्म हो गया जाके अगला एडवांस ले लो। तो ना अमाउंट ऑफ एडवांस फिक्स्ड है ना पीरियड ऑफ एडवांस फिक्स्ड है कि जितने पीरियड के लिए वो दिया गया है। तो ये एक तरीका हो गया जिसको बोलते सिंपल पेटी कैश सिस्टम। मैं अभी कैश बुक के फॉर्मेट में जा ही नहीं रहा हूं, मैं अभी आपको सिस्टम समझा रहा हूं। और एक तरीका है जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जो ज्यादा साइंटिफिकली वर्क हो सकता है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। ऐसे कभी भी मैं जाता हूं पैसे खत्म हो गए बोल के वो मेरे को और अमाउंट देते, कभी 5 देते, कभी 7 देते, कभी 4 देते। ऐसे करने के बजाय हम दोनों साथ में बैठे और हमने ना एनालिसिस किया कि भाई हफ्ते भर में अपना कितना खर्चा होता हफ्ते भर में। तो ध्यान में आया कि हफ्ते भर में समझो 2,000 रुपए का खर्चा अपना अंदाजा होता है, 1,800 से 2,000 रुपए का खर्चा अंदाजा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1,800 to 2,000 रुपीज। तो फिर लखोटिया सर बोले कि वेंकटेश सर बोले कि एक काम करते, अपन हफ्ते के 2,000 रुपए फिक्स करते, हर मंडे को सवेरे तेरे पास 2,000 रुपए रहेंगे। तो पहले मंडे को सवेरे उन्होंने मेरे को 2,000 रुपए दे दिए वीकली, एक हफ्ते के लिए 2,000 रुपए दिए। अब वो हफ्ते में मैं वो 2,000 रुपए में से पेमेंट्स करता रहूंगा। सैटरडे तक समझो एक एग्जांपल के लिए 1,800 रुपीज का पेमेंट मैंने कर दिया सैटरडे तक, तो 200 रुपए मेरे पास बच गए। अब सैटरडे को ऑफिस से जाने के पहले मैंने वेंकटेश सर को हिसाब सबमिट कर दिया, सर आपने 2,000 रुपए दिए थे, 1,800 रुपए के ये पेटी पेमेंट्स हुए, बचे हुए 200 रुपए मेरे पास है। ये सैटरडे को मैंने हिसाब दे दिया उनको। मंडे को सवेरे उन्होंने मेरे को और 1,800 रुपए दे दिए, सो दैट मेरे पास 2,000 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि तो पहले के 200 बचे हुए हैं ना। तो जितना खर्चा पिछले हफ्ते में हुआ उतना उन्होंने मेरे को रिम्बर्स कर दिया, सो दैट आई विल हैव 2,000 रुपीज विथ मी। अब उन्होंने 1,800 रुपए मुझे दे दिए, अब पहले के 200 नहीं 1,800, मेरे पास 2,000 रुपए हो गए। फिर वो सेकंड वीक में अगले हफ्ते में मैं खर्चे करता रहा, समझो कुल मिला के सेकंड हफ्ते में खर्चे हुए 1,700 रुपए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए 1,700 रुपीज आई पेड। अब मेरे पास 300 बच गए। फिर उस हफ्ते के सैटरडे को जाके मैंने उनको बताया कि सर 300 रुपए बचे, ये बाकी के खर्चे हुए, ये उसके डिटेल्स है। फिर अगले मंडे को वो मेरे को कितने देंगे, 1,700 रुपए देंगे, कि तो पहले के बचे हुए 300 प्लस ये 1,700 अभी देंगे, ऐसे 2,000 रुपए हो जाएंगे। फिर मैं पेमेंट करता रहूंगा एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूज। अब ये दूसरा वाला जो सिस्टम है ये स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें अमाउंट ऑफ एडवांस, अमाउंट ऑफ पेटी एडवांस एंड पीरियड दोनों भी फिक्स्ड है। कितना एडवांस होना चाहिए टोटल मेरे पास, 2,000 रुपए का, बराबर है, एंड पीरियड एक हफ्ते के लिए। ये जो स्ट्रक्चर सिस्टम है इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रेस्ड। और जहां पे ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है ना फिक्स्ड पीरियड है, वहां पे जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं सिंपल सिस्टम। तो एक है सिंपल, एक है इम्प्रेस्ड। सो दिस इज हाउ पेटी कैश सिस्टम वर्क्स, दिस इज हाउ पेटी कैश सिस्टम वर्क्स। एक डाउट आता है दिमाग में, शायद किसी के आया भी रहेगा, है क्या कुछ डाउट? नहीं तो मैं पूछता हूं डाउट, अगर आपको नहीं है तो। हाँ, मतलब किसी हफ्ते में सर थर्सडे को 2,000 का एडवांस खत्म हो गया, सैटरडे तक के लिए 2,000 का एडवांस था ना। ऐसे हो सकता है कि किसी हफ्ते में जल्दी पैसे खत्म हो गए, हो सकता है ना बहुत बारिश हो रही, रोज वड़ा पाव आ रहा है ऑफिस में, रोज सबको भूख लग रही, रोज चाय डबल हो रही, वड़ा पाव खा रहे मस्त, सब लोग फुल मजे चल रहे,
इच्छा हो गई, चलो बारिश हो रही बोल के मस्त बाहर देख के ऐसे इच्छा हो रही कि कुछ खाते हैं, तो सुशील सर आज खुश हो गए, बच्चों के लिए भी कुछ पार्टी वार्टी दे दी, कुछ तो मंगा लिया। हाँ, गरम गरम जलेबी मंगा ली, वड़ा पाव मंगा लिया। अब खत्म हो गए ना पैसे थर्सडे कुछ, अब क्या करे? अब मेरे पास 2,000 रुपये तो खत्म हो गए यार, थर्सडे को सैटरडे तक चलाना है। फ्राइडे को सैटरडे को अगर कोई मेरे पास आया तो पैसे मांगने को कोई टेंशन नहीं, वेंकटेश सर अपने चे। थर्सडे को जो उनके पास जाऊंगा कि सर खत्म हो गए पैसे, जल्दी दे दो भाई एडवांस। सब मना कर सकते क्या वो? अब मना कर दिए तो कर दिए, फिर कोई आया मांगने तो जाओ उनके पास, मेरे पास थोड़ी है। जोक्स अपार्ट, ऐसे अगर कभी होता है तो भाई तुम जल्दी भी तो एडवांस ले सकते हैं ना। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे होने लग गया है तो समझ जाओ कि वो 2,000 का अमाउंट तुमको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर ये ऐसे हर हफ्ते कुछ होने लग गया है तो इसका मतलब है 2,000 का एडवांस बस नहीं होता, अब वो बढ़ा लो, सिंपल। ये हफ्ते भाई लोग तुम थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो रे, ऐसे पढ़ाते वक्त वो राहुल गांधी की सभा चल रही है ऐसी फील मत आने दो मेरे को। ऐसे लगता धवर से मार के तुमको यहाँ बैठाया ना, मैं स्पीच दे रहा। पहले जलेबी की बातें हो रही, फिलहाल जलेबी बहुत फेमस चल रही है। पेपर वगैरह पढ़ते कि नहीं? न्यूज पेपर वगैरह नहीं पढ़ते? अरे है, फिलहाल फुल जलेबी को लेके ढिंगाना चल रहा है मेरे, कुछ भी आइडिया नहीं तुमको? गॉड ब्लेस यू। श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक स्पीच में हरियाणा में इलेक्शन के पहले जलेबी के ऊपर बोला 2-3 मिनट तक, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तुमने सुना? तुम्हारे पास आया भी नहीं व्हाट्सएप पे वगैरह? श्रीमान गांधी जी बताए लोगों को बैठे हुए कि यहाँ की हरियाणा की जलेबी बहुत फेमस है, और ये जलेबी का हमने फैक्ट्री डालना चाहिए। सुनो, फैक्ट्री डालना चाहिए, और ये जलेबी पूरे देश में पहुंचनी चाहिए, पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचनी चाहिए अपनी जलेबी। उसके लिए फैक्ट्री डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए, इसमें से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और आपका नाम पूरे दुनिया में पहुंचना चाहिए कि जलेबी का फैक्ट्री है। वो तो सच्ची कमाल है, मतलब वाह, कमाल मत कमाल। हाँ मतलब दिमाग का बोल, तो अभी क्या बोले अब। और बीजेपी तो फिर साला बहुत श्रूड पार्टी है, उसने बराबर कैपिटलाइज कर दिया। इतना वायरल हो गया वो वीडियो, ने इतनी मजाक। कल के हरियाणा के रिजल्ट्स जो आए इलेक्शन के, वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड आ गए ना। सारे एग्जिट पोल बोल रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, और अच्छी एकदम मेजोरिटी दिखा रहे थे कांग्रेस को, हुआ एग्जैक्टली उल्टा, बीजेपी जीत गई। तो कल बीजेपी ने राहुल गांधी के घर पे 1 किलो जलेबी का पैकेट भेजा है, और उसका ट्विटर पे प्रॉपर, हाँ पूरा पूरा डाला है कि श्रीमान गांधी जी के लिए जलेबी हमारी तरफ से। हाँ। तो जलेबी फिलहाल बहुत ऐसे पॉपुलर फेमस चल रही है, और आज जलेबी का नाम निकल गया है। तो भाई थोड़े रिस्पांस दो रे, ऐसे फील मत आने दो कि इधर जलेबी पे भाषण दे रहा मैं कुछ। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? 2 सिस्टम्स है, कौन से? सिंपल एंड इम्पल। अभी तक तो मैं उसके फॉर्मेट में गया ही नहीं हूं, पेटी कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में बाद में बात करेंगे। सिस्टम समझे क्या? दो इतना लिख लेते फिर आगे जाते। लिखो, देखा करो रे थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, टीवी पे कुछ काम की चीजें भी देखा करो। जम्मू कश्मीर के भी कल रिजल्ट्स आए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ मालूम है? इतना तो मालूम रहना चाहिए रे तुमको, इतना तो यार करंट अफेयर्स पे थोड़ा नॉलेज रखो यार। कांग्रेस बोलता है एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को 6 सीट है, अलायंस था इसलिए कांग्रेस खुश हो रहा है कि भाई हमारी जीत हुई, वहां पे 6 सीट है। कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीडीपी नहीं, पीडीपी को 5 ही सीट है। हाँ पीडीपी तो सबसे बड़ा लॉस पीडीपी का ही हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला जो है, ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। 2-3 बैच पहले अपने बैच में जम्मू की स्टूडेंट थी, कश्मीर की, डर ही लगता था उसको कुछ बोलना बोल तो, कब गन वन निकालेंगे डायरेक्ट। लिखो,
In bigger organizations, in bigger organizations, a subordinate position, a subordinate position is created to the position of main cashier, to the position of main cashier, who is called as, who is called as petty cashier. Petty cashier. Full stop. The small payments, the small payments in a business are usually done by petty cashier and records of such petty petty that is small payments, small payments is maintained in petty cash book. Full stop. The petty cash system, the petty cash system can be operated in following two ways, in following two ways.
Simple petty cash system and impressed petty cash system. Neither the amount of petty advance nor the period of such advance is fixed. Neither the amount of petty advance nor the period of such advance is fixed. Whereas impressed में क्या होगा? The amount of petty advance as well as the period of such advance is fixed. आया? देखा सबने? सो दो सिस्टम्स है, पेटी कैश सिस्टम एंड impressed petty cash system, simple and impressed. Structured one is impressed one. सिंपल में एडॉक अमाउंट्स के एडवांस एडॉक पीरियड के लिए दिया जाता है, खत्म होने के बाद अगला एडवांस. कोई भी सिस्टम फॉलो करो, कोई इशू नहीं. नेक्स्ट लाइन लिखो. The petty cash book may be maintained in either of the following two formats. In either of the following formats. A simple petty cash book. B analytical petty cash book. Analytical petty cash book. अभी तक अपन सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम की. तो दो सिस्टम्स है, सिंपल एंड इम्प्रेस्ड.
अब हम बात कर रहे हैं पेटी कैश बुक के फॉर्मेट की। फॉर्मेट भी दो है, सिंपल एंड एनालिटिकल। पहले एनालिटिकल समझ लेते हैं, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट लाइन लिखो, द फॉर्मेट ऑफ the format of analytical petty cash book analytical petty cash book is as under is as under मेरे को बनाने दो, फिर मैं आपको टाइम देता हूं बनाने के लिए। अब ये जो पेटी पेमेंट्स है, इसमें टोटल का एक कॉलम आता है और बाकी के जो कॉलम है वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेंगे कि हर बिजनेस में कौन से छोटे छोटे से खर्चे हो रहे हैं। जरूरी नहीं ना हर जगह सेम ही हो, वो तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। तो जो भी स्मॉल पेमेंट्स के हेड्स है, वो स्मॉल पेमेंट के हेड्स के लिए हर कॉलम बनेगा, अलग अलग कॉलम बनेंगे। अगर स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स ऐसे 5 है तो 5 कॉलम बनाएंगे, 4 है तो 4 बनाएंगे, 3 है तो 3 बनाएंगे। नॉर्मली जो आते हैं वो कौन से है, तो पेट्रोल, पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल एंड कन्वेंस बोलते हैं उसको। देन स्टेशनरी, देन स्टाफ वेलफेयर, चाय पानी का खर्चा। एंड और एक हेड यूजुअली बनाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। तो रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स एंड पेटी पेमेंट्स, तो इस तरीके का फॉर्मेट है। अब इसमें
ये जो आखिरी के 4 कॉलम्स है, ये दीज आर एनालिसिस कॉलम्स। तुम क्या कर रहे हो इसमें, हेड वाइज बाइफर्केशन कर रहे हो, हेड वाइज कि कौन से हेड का कितना खर्चा हुआ है, तो वो हो गया एनालिसिस कॉलम्स। अगर ये आखिरी के 4 कॉलम नहीं बनाओगे तुम एनालिसिस कॉलम्स, तो यही फॉर्मेट बन जाएगा सिंपल पेटी कैश बुक। ये कौन सा है, एनालिटिकल है ना, तो एनालिटिकल में से तुम एनालिसिस के कॉलम्स हटा दो तो इट विल बिकम सिंपल पेटी कैश बुक। तो सिंपल पेटी कैश बुक में ना हेड वाइज कॉलम्स नहीं बनाते, सिर्फ एक टोटल का ही कॉलम होता है, पेमेंट कितना हुआ उसका। बट एनालिटिकल में हेड वाइज एक एक कॉलम अपन ऐड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल। तो पहले एनालिटिकल का फॉर्मेट बना दो, नीचे नोट लिख देंगे कि सिंपल पेटी कैश बुक क्या रहता है, बनाओ ये फॉर्मेट। हो गया, सबने लिखा ये, नीचे लिखो, ये एनालिसिस कॉलम्स भी लिखो ना ऐसे, बोल तो वो अपने को सिंपल पेटी कैश बुक समझाने आएगा। अरे गड़बड़ मत कर, ए ठोंबिया, टोटल नहीं आता एनालिसिस में, बराबर देख, तूने टोटल कॉलम को इंक्लूड कर दिया उसमें। लिखा, नोट, नेक्स्ट लाइन नोट, पेटी कैश बुक
petty cash book without without analysis columns without analysis columns is called as is called as simple petty cash book. It's called as simple petty cash book. फुल स्टॉप. तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि अगर आप एनालिटिकल बनाते हो तो आपको हेड वाइज पता चल जाता है. टोटल तो पता चलेगा ही, टोटल का कॉलम तो रहने ही वाला है, बट हेड वाइज पता चल जाता है कि भाई टोटल पेमेंट्स अगर समझो पेटी पेमेंट्स 2000 रुपए की हुए तो 2000 में से कौन से हेड पे कितना हुआ है, पेट्रोल पे कितना खर्चा हुआ है, स्टाफ वेलफेयर पे कितना हुआ है, स्टेशनरी पे कितना हुआ है, बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं. तो दैट यू विल कम टू नो अंडर एनालिटिकल फॉर्मेट. अगर सिंपल बनाते हैं तो फिर सिंपल में ये कॉलम्स नहीं आते. कौन से? दीज कॉलम्स. ये कॉलम्स आपके नहीं आएंगे, तो फिर तुमको हेड वाइज पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. सो इट इज मोर लॉजिकल टू हैव एनालिटिकल. अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये सब कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है. बट मैनुअल सिस्टम में सब हुआ करता था. इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है, वो सॉल्व करेंगे अपन. कम टू पेज नंबर 12. एंड में है देखो. From the following details of Mr. Amit, prepare analytical petty cash book for June 2024. June 1, opening impressed balance, stationery purchased, conveyance paid, tea expenses paid, conveyance paid, stationery purchased, miscellaneous expenses paid, conveyance paid, tea expenses. अपने को एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने का है फॉर द मंथ ऑफ जून 2024. चलो लिखो. Problem on page number 12. In the books of Mr. Amit, analytical petty cash book for the month of June 2024.
क्या क्या हेड से? पहले तो टोटल, फिर स्टेशनरी, फिर कन्वेंस, और टी एक्सपेंसेस भी है ना? वही टी एक्सपेंसेस हेड यूज हुआ है ना। और एक है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। देखा? करे स्टार्ट। सबका रेडी है फॉर्मेट? From the following details of Mr. Amit, prepare analytical petty cash book for June 2024. 1st June, opening impressed balance. 1st June, date column में. 2, opening balance. कौन से कॉलम में लिखूंगा रे ओपनिंग बैलेंस? रिसीट्स में 200 रुपीज, रिसीट्स का पहला कॉलम है 200 रुपए, 200। तो ओपनिंग 200 रुपए का बैलेंस था 1 जून को। अब डेट वाइज एक्सपेंसेस दिए हुए जो अपने को रिकॉर्ड करने हैं। 3rd जून, बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी कॉलम 20, टोटल कॉलम ऑल्सो 20। 7th June, बाय कन्वेंस, कन्वेंस कॉलम 27, अमाउंट कॉलम 20, टोटल कॉलम 27। 9th June, बाय टी एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस कॉलम 32, टोटल कॉलम 32। June 10th, by conveyance, total column 14, conveyance column 14। 15th June, by conveyance, 25, 18th June, stationery, total column 12, stationery column 12। 25th June,
by miscellaneous expenses 17 17 28 June by conveyance 15 30th June by T expenses 5 करेक्ट। अब एक काम करो बेटा, पेमेंट्स के सारे कॉलम्स का सब टोटल करो। टोटल का टोटल 157 167, इंडिविजुअल टोटल्स 32 50 51 81 37 करेक्ट। बाकी के कॉलम जो इंडिविजुअल एनालिसिस कॉलम्स है वो क्लोज कर दो, उनका काम हो गया। एनालिसिस कॉलम्स, टोटल नहीं, एनालिसिस कॉलम्स। June by closing balance asterisk mark balancing figure। रिसीट का टोटल कितना है 200, उसमें से कितना पेमेंट हो गया 167, तो कितना बच जाएगा 33। दिस इज हाउ एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हेड वाइज समझ में आता है कितना है। टोटल तो आया ही, टोटल 167 का पेमेंट हुआ, ये तो समझा, बट 167 का बाइफर्केशन भी आ जाता है। उसमें से स्टेशनरी का पेमेंट 32 का है, कन्वेंस का 81 का है, टी एक्सपेंसेस 37 है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 17 है। और अगर तुमको हेड वाइज नहीं चाहिए तो फिर वो कॉलम मत बनाओ, फिर वो कॉलम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ टोटल पता चलेगा, विच विल बी कंसिडर्ड टू बी सिंपल पेटी कैश बुक। यहां पे ना कंफ्यूजन कहां होता है, मैं आपको बोलता हूं। सिस्टम में भी सिंपल है और फॉर्मेट में भी सिंपल है। सिस्टम में दो सिस्टम्स है, सिंपल पेटी कैश सिस्टम एंड इंप्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम, एंड फॉर्मेट में भी वापस सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो कभी अगर क्वेश्चन आया ना तो ये केयरफुली देखना पड़ेगा आपको एग्जाम में कि सिंपल अगर बोला है तो फॉर्मेट पूछा है कि सिस्टम पूछा है, अकॉर्डिंगली आंसर अपने को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। पूछा है सिस्टम के बारे में, तुम लिख रहे कैश बुक के बारे में, ऐसा नहीं हो कि तो सिंपल सिंपल में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए पहले अपन ने सिस्टम समझा, सिस्टम क्या है, और सिस्टम समझने के बाद हमने फॉर्मेट देखा। एनी क्वेश्चन? ये फॉर सिस्टम समझे दोनों भी?
तो अगर सिंपल सिस्टम है तो ना कोई एडवांस फिक्स है ना पीरियड फिक्स है। अगर वही इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो इम्प्रेस सिस्टम में फॉर्मेट भी फिक्स है और फॉर्मेट बोल रहा हूं, अमाउंट भी फिक्स है और पीरियड भी फिक्स है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? श्योर? यस। तो 4 टाइप के कैश बुक तुम्हारे सामने अभी आए। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, मल्टी और 3 कॉलम एंड पेटी कैश बुक। तो कैश ट्रांजैक्शंस के सारे रिकॉर्ड्स अपने कंप्लीट हो जाते हैं। दीज आर द रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। एनी प्रॉब्लम? पर्टिकुलर की जरूरत नहीं है इधर, ऑलरेडी सब इधर पता ही चल रहा है, तो पर्टिकुलर की जरूरत क्यों? कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे डेट वाइज एक एक ही पेमेंट हुआ है, एक एक एक्सपेंस पे हुआ है। कई बार ना मल्टीपल पेमेंट्स भी होते हैं ना सेम डेट पे। हाँ, ऐसे तो मेरे को बता पर्टिकुलर्स की जरूरत कौन से फॉर्मेट में है। पता चलने के लिए तो चाहिए, पर इसमें तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि चेस्टर में बीत गया इधर वो। है ना, बराबर है ना। बट रिसीट है कि पेमेंट है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेगा तू? समझ में तो आ रहा ही है, पर छुपा के रखूंगा तो समझ में आ। नहीं, तू ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेगा? ये समझ में आ रहा है इधर ओपनिंग में। ऐसे तो देख शॉर्टकट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट प्रोसीजर जो है वो तो फॉलो करना पड़ता है ना, उसका ऑप्शन थोड़ी है। इसी मतलब सिमिलर टाइप का जोक है कि सिस्टम कैसे फॉलो होनी चाहिए उसके ऊपर। एक आदमी जाता बैंक में और चेक डिपॉजिट करता और बोलता कि कब क्लियर होगा। बैंक वाला बोलता 3 दिन लगेंगे। वो आदमी बोलता कुछ भी यार, जिस बैंक का चेक दिया वो तुम्हारे बाजू में है, इधर तो है, 3 दिन का को लगते क्लियरिंग को। बैंक वाला उसको एग्जांपल देता, समझो तुम जा रहे 2 व्हीलर पे, हाँ, और स्मशान भूमि के सामने तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम मर गए, तो बोलता तुमको घर पे ले जाएंगे कि नहीं, कि डायरेक्ट लाएंगे अंदर? तो बैंक वाले ने एग्जांपल कुछ ज्यादा ही खतरनाक दे दिया। आदमी बोलता घर पे ले जाएंगे ना भाई, ये सामने स्मशान भूमि बोल के ले जाओ, चल काम तो ले जाते डायरेक्ट। ऐसे होता क्या? ऐसे नहीं होता ना। तो जो सिस्टम्स है, जो फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं, बराबर ना। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, मैं बताता हूं ना, अब 2 मिनट के लिए समझ, ये कॉलम्स नहीं है तेरे। अब मैंने तेरे को पूछा कि स्टेशनरी का पेमेंट कितना, बता। अब तेरे को इंडिविजुअल हर एक का टोटल लेते बैठना पड़ेगा। इधर स्टेशनरी, इधर स्टेशनरी, ऐसे तेरे को इंडिविजुअली फिर टोटल लेने पड़ेंगे। डायरेक्टली मिलेगा क्या? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो टोटल लेना पड़ेगा ना, फिर बोल तो वापिस काम करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। हाँ, तो कौन सा बेटर है? हम्म, होशियार है ना सर? नहीं, पहले के जनरेशन जिन्होंने बनाया। यस। एनी प्रॉब्लम गाइस? गया दिमाग में सब? बेसिक जितने स्ट्रांग रखोगे ना उतना आगे आसान जाएगा। फाउंडेशन ही नहीं, इंटर भी। तो सब घूमने वाली अपनी लाइफ अब अकाउंट्स के आजू बाजू में, डेबिट एंड क्रेडिट इतना है अपने नसीब में अब। हाँ, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है अपने पास, लेकिन बोलने का मतलब ये कि ये सब एकदम क्लियरली दिमाग में बैठा हो चीज है। एनी प्रॉब्लम? सो विद दिस वी फिनिश विथ कैश बुक। कैश बुक का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब अपने को नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स में जाना है, जो जर्नल्स में अपन सीखेंगे। वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। कल मिलते हैं। दशहरे का क्या प्लान है? क्लास रखना है नहीं रखना है? क्या छुट्टी ले? सैटरडे है। लेट्स सी यू टुमारो। थैंक यू।